नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर क्लासेस में। तो आज की करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतज़ार के। तो मोटिवेशनल थॉट के साथ हमने क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन डे और डे वन आपको डिसाइड करना है। या तो आप एक दिन करेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, कल पढ़ूंगा ऐसे कह लीजिए, या आपको नौकरी का पहला दिन मिलेगा वो कह लीजिए। तो डिसाइड आपको करना है वन डे और डे वन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। 13वां ब्रिक्स समिट होने जा रहा है इंडिया के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन इस बार कहाँ हो रहा है। 2021 में इंडिया में हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरी हम बात करें तो जो ब्रिक्स का इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन जो है, यानी सहयोग की निरंतरता, सम्मेलन और सहमति, ये जो है इस बार की थीम रखी गई है। तो थीम काफ़ी बड़ी है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, किसी एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती है। ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी 2021 की पहली वाली, वो फर्स्ट मीटिंग 9 मार्च से 11 मार्च की चली थी। और किस डिपार्टमेंट की हुई थी ये आपको बता दें तो ट्रेड डिपार्टमेंट यानी कि व्यापार विभाग की ये मीटिंग आपके सामने हुई थी। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स आपका 5 देशों के साथ मिलकर बना है: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर प्रश्न आता है कि ब्रिक्स आपका कब बना था, तो 2009 में बना था ये रशिया के अंदर। और ब्रिक्स को नाम दिया गया था किसके द्वारा, तो जिम ओ नील। जो आपको ये नाम दिख रहा है फोर्थ पॉइंट में, जिम ओ नील, इन्होंने ब्रिक्स को नाम दिया था। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो इसमें बाद में जुड़ी थी। कब जुड़ी थी? 2010 में जुड़ी थी। ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन आपका आता है कि ब्रिक्स ने किस बैंक की स्थापना कर रखी, यानी किस बैंक से वो जुड़ा हुआ है। तो ब्रिक्स जो है आपका वो एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, इससे आपका जुड़ा हुआ है। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स की छठी मीटिंग में हुई थी जो 2014 में हुई थी। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ब्राज़ील के फोर्टलीज़ा इलाके में हुई थी। इसीलिए एनडीबी के ऊपर कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि फोर्टलीज़ा डिक्लेरेशन किसे कहते हैं। फोर्टलीज़ा डिक्लेरेशन एनडीबी बैंक को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो इसकी मीटिंग है ब्रिक्स की, वो कब कब कहाँ हुई है रिसेंट में, यानी हाल ही में। तो 2018 में साउथ अफ्रीका में हुई थी, 2019 में ब्राज़ील में हुई थी, 2020 में रशिया में हुई थी और 2021 में इंडिया में हुई है। और कुछ इससे अन्य बातें कर लेते हैं जो आपकी मीटिंग से जुड़ी हुई है। तो इंटरपोल आपने सुना होगा। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन में है। लियोन कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो इंटरपोल की मीटिंग जो 2021 की होगी वो भी इंडिया में होगी। बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ब्रिक्स का सिंबल ये रहा, पांचों देशों के झंडों के साथ। G20 जो 2021 की मीटिंग होगी वो इटली में होगी, 2022 की होगी इंडोनेशिया में होगी और 2023 की होगी वो इंडिया में होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि इंडिया में इस वर्ष कौन कौन सी मीटिंग होने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो ब्रिक्स की चलनी स्टार्ट हो गई है 9 मार्च से, दूसरा इंटरपोल की भी मीटिंग इस बार इंडिया में ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चाइना ने अप्रूव कर दिया है एक बांध, किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर? तिब्बत में। किसके पास? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास। तो ये गंभीरता से जुड़ा मुद्दा है भारतीय दृष्टिकोण से सोचने पर, क्योंकि पानी की इसमें काफ़ी ज़्यादा यूसेज किया जा सकता है चाइना के द्वारा। तो इंडिया के प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। प्लस वार जैसी सिचुएशन में कोई भी कंट्री पानी को एकदम बांध से छोड़ सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। तो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पावर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा ये पॉइंट यहाँ पर चाइना ने रखा है अपने बजट में। और उनका बजट चाइना के 14वें 5 ईयर प्लान, जैसे 5 पंचवर्षीय योजना भारत में चलती हैं ऐसे चाइना में भी चलती हैं। तो उनकी चल रही है अब की बार 14th 5 ईयर प्लान। 14th 5 ईयर प्लान में उन्होंने ये बोला है कि वो एक डैम बनाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश के पास। चलिए ठीक है। ये जो पंचवर्षीय योजना है ये कहाँ किसने स्टार्ट की थी? ये यूएसएसआर ने स्टार्ट की थी। किसने स्टार्ट की थी? यूएसएसआर यानी रशिया, मौजूदा समय में रशिया कहते हैं। और ये जो आपका चाइना है, ये एक और चीज़ इस पंचवर्षीय प्लान में लेकर आया है। वो क्या है कि वो एक सिंचैन
तिब्बत रोड बनाने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है? सिंचैन तिब्बत रोड। ये भी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर वो बनाएगा। ये 2 प्लान उसने लेकर आए हैं। दूसरी हम बात करें तो चाइना ने पहले से ही एक बांध बना रखा है, उस बांध का नाम है जेंगमू डैम। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चाइना के द्वारा बनाया गया अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सा डैम है? जेंगमू डैम। कब बनाया था? 2015 में। और एक और बनाने का वो प्लान कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो चाइना में इस नदी को यारलुंग जेंगबो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है और इसको चाइना में यारलुंग जेंगबो कहा जाता है। तिब्बत में इस नदी का नाम शेंगपो है। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है तो वहाँ पर तीस्ता नदी से मिलने के बाद जमुना बना लेती है। कौन सी नदी बना लेती है? जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। भारत की बात करें तो भारत में 2 राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश और एक आपका असम। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग या दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात की जाए, चाइना इंडिया की बात हो रही है तो मैकमोहन लाइन, ये वो बॉर्डर है जो इंडिया और चाइना के स्टेट्स को, प्रोविंसेस को अलग करता है। इसका नाम है मैकमोहन लाइन। ये कब बनाई गई थी? 1914 में बनाई गई थी। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक दीपू पास है अरुणाचल प्रदेश में। ये जो दीपू पास है, पास क्या होता है? दर्रा। दर्रा क्या होता है? पर्वतों के बीच में जो नेचुरल पाथवे होता है, प्राकृतिक रास्ता होता है, उसे दर्रा कहते हैं। तो दीपू दर्रा जो है वो ट्राई जंक्शन पॉइंट है। ट्राई जंक्शन का मतलब है 3 जगहें जहाँ पर मिलती हैं और वो 3 जगह यहाँ पर देश हैं। तो 3 देशों की सीमा दीपू पास में मिलती है। कौन कौन से देश हैं? चाइना, इंडिया और म्यांमार। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की इनॉग्रेशन कर दिया है जापान ने और इसका नाम रखा गया है फुगाकू। फर्स्ट लाइन में आप पढ़ सकते हैं, इसका नाम रखा गया है फुगाकू। अब फुगाकू जो आपका है, ये जो नाम रखा गया है ये किस लिए रखा गया है? देखिए, जापान के अंदर एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, जिसका नाम है माउंट फुजीयामा। तो माउंट फुजीयामा से फूजी जो फुकाकू है उसका पहला अक्षर जोड़ा गया है। प्लस इसको बनाने में 6 साल लगे हैं और इसको बनाया किसने है? राइकन और फोजित्सु। ये 2 साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा ये बनाया गया है, राइकन और फोजित्सु। तो इनका नाम भी इस नाम के अंदर आपको मिलेगा। अगली बात करें तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600 दुनिया में सबसे पहले बना सुपर कंप्यूटर है। ये 1964 में बना था, USA ने इसको बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला बात की जाए तो इंडिया का पहला जो आपका सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम शिवाय। क्या नाम है? परम। परम का मतलब संस्कृत वर्ड है, सबसे श्रेष्ठ में सबसे पहले की बात की जा रही। और ये IIT BHU के अंदर आपका बना था और इसके प्रोजेक्ट हेड कौन थे? विजय भटकर। विजय भटकर जो हैं वो इसके प्रोजेक्ट हेड थे। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाता है तो परम सिद्धि AI। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट बात करें, मोस्ट साइबर अटैक। दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक किस देश में होते हैं? तो जापान के ऊपर होते हैं और सेकंड नंबर पर इंडिया के ऊपर होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने आपको साथ साथ बता दिया। देखिए, ये रहा वो सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का। इसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करेगा जापान, ताकि उस पर साइबर अटैक नहीं हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, ये क्या चीज़ है? देखिए, बनियान बुद्धास। बनियान बुद्धास क्या हैं? बनियान बुद्धास जो हैं वो आपके बुद्धा का एक स्टैचू है जो 2 रूपों में बना हुआ है, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ। तो जो ईस्ट की तरफ आपका जो है वो 38 मीटर ऊंचा है और जो वेस्ट की तरफ है वो 55 मीटर ऊंचा है। ये है कहाँ पर? ये जो बनियान बुद्धा का जो आपका स्टैचू है, ये उस समय का जब ये बना था तो सबसे ऊंचा बुद्धा का स्टैचू था और ये अफ़गानिस्तान में आपको मिलेगा, बेनियान वैली के पास। बेनियान वैली क्या है? बेनियान रिवर है, उसकी जो घाटी है उसको बेनियान वैली कहते हैं, उसी के अंदर ये बना रखा था। अब हुआ क्या था, 2001 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था इसी जगह पर और ये बनियान बुद्धा पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया था, यानी कि टूट गया था, इसको विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया था। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए अफ़गानिस्तान सरकार ने यहाँ पर इस
बुद्धा के जो स्टैचू वाली जगह थी यहाँ पर एक 3D मॉडल तैयार किया है। आप नीचे देख सकते हैं, ये जो नीचे वाली इमेज है ये 3D इमेज है। तो यहाँ पर धार्मिक भावनाओं के लिए अच्छा काम किया गया है, लेकिन 20 सालों बाद ऐसा कुछ हुआ है इस जगह पर, वरना ये खंडर हो चुकी थी। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बुद्धा स्टैचू कहाँ पर है, तो आंसर है उसका चाइना। इसको कहते हैं स्प्रिंग टेम्पल। स्प्रिंग टेम्पल है ये बुद्धा का, चाइना में 153 मीटर ऊंचा है। ये सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का। और अगर फर्स्ट पूछा जाए तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है आपकी गुजरात में, इंडिया के अंदर, वो वहाँ पर सबसे ऊंचा स्टैचू है। लेकिन बुद्धा का स्टैचू अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा, तो वो चाइना में है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। चलिए, यहाँ पर अफगानिस्तान का जिक्र हुआ है तो अफगानिस्तान से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जिस देश का भारत के साथ लगता है वो है अफगानिस्तान, और उस बॉर्डर का लाइन नाम है दुरंत लाइन, दुरंत रेखा उसका नाम है। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पाश्तून भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के अंदर एक सुश्रुत करके डैम है। सुश्रुत डैम ये इंडिया ने बनवाया था काबुल नदी के ऊपर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडिया के द्वारा जो अफ़गानिस्तान की संसद है, पार्लियामेंट है, जिसको शोरा कहा जाता है या नेशनल असेंबली ऑफ अफ़गानिस्तान कहा जाता है, वो भी इंडिया ने उनको बना कर दी है। एक और ईरान के अंदर पोर्ट, आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, चबाहर पोर्ट। चबाहर पोर्ट ईरान के अंदर बनाया गया है इंडिया के द्वारा। वहाँ से हम समुद्री रास्ते तक पहुँचेंगे और फिर चबाहर पोर्ट से हम रोड के माध्यम से काबुल तक पहुँचेंगे। और वो रोड का जो प्रोजेक्ट है उसको कहते हैं डेलाराम जारंज प्रोजेक्ट। डेलाराम जरंज प्रोजेक्ट काबुल तक रोड के जरिए आपका जाएगा। बुद्धा भी यहाँ पर हैं तो बुद्धे से जुड़ी भी कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, लॉर्ड बुद्धा जो हैं उनका बर्थ लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। और उनके बर्थ का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो कमल और बुल माना जाता है, लोटस और बुल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में आता है कि बुद्धा के जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है, लोटस एवं बुल। उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति बोधि ट्री के नीचे हुई थी, जो ट्री कहाँ पर है आपका, बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 4 बुद्धा की काउंसिल हुई थी, समितियां हुई थी बुद्धा की 4। वो कब कब और कहाँ कहाँ हुई थी ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जो पहली हुई थी वो राजगृह में हुई थी। दूसरी कब हुई थी, 383 BC वैशाली में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी आपकी कश्मीर में हुई थी। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है वो ईयर रहता है, प्लस स्थान रहता है, और उसको किसने करवाया था। जैसे पहली वाली अजातशत्रु जी ने, दूसरी कालाशोक ने, तीसरी अशोक ने और चौथा आपका कनिष्क ने। बिल्कुल राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इन काउंसिल्स में, इन समितियों में हुए इंपॉर्टेंट बातें आपकी लिखी हुई हैं, वो आपको देखनी है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। बुद्धिज़्म जो है 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान। वो आपका चौथी काउंसिल में बटा था, जो नीचे की तरफ आपकी लिख रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनार अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। देखिए, कल ही हमने बात की कि आपका रशिया और चाइना चांद पर रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो आज ही एक खबर आ चुकी है कि जो इंडिया है वो जापान के साथ मिलकर एक नया चांद को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट भेजेगा। ठीक है, तो ये जो प्लान है किस किस का है, इसरो का है और जाक्सा का है। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और जाक्सा क्या है, जाक्सा आपकी जापान की स्पेस एजेंसी है। तो ये दोनों मिलकर ये प्लान कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दोनों के द्वारा, किसके द्वारा, इंडिया और जापान के द्वारा पहले से ही एक सैटेलाइट ऐसी है जिसका नाम है ल्यूपेक्स, ऑलरेडी वर्किंग ऑन ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स क्या है, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी कि मून जो है उसके साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए एक सैटेलाइट पहले से तैयार कर रहे हैं जापान और इंडिया, जो 2024 में लॉन्च करी जाएगी। चांद की बात हुई है तो कुछ और मिशन देख लेते हैं। भारत ने अभी तक 2 मिशन चांद पर भेजे हैं खुद से, चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 कब भेजा गया था, 2008 में PSLV C11 के द्वारा। और चंद्रयान 2 कब भेजा गया है, 2019 में मार्क 3 के द्वारा। मेघा ट्रोपिक्यूस, मेघा ट्रोपिक्यूस क्या है, ये एक और जॉइंट मिशन है चांद पे जाने का, जो इंडिया और फ्रांस ने आपस में कर रखा है। कब से, 2011 से चल रहा है ये मेघा ट्रोपिक्यूस। ध्यान रखना, इंडिया फ्रांस का मून मिशन है।
निसार मिशन आप सभी को पता है, नासा और इसरो का मिशन है जो रेडिएशन को देखने के लिए पिछली क्लासों में मैंने बताया है, रिवाइज करने के लिए दोबारा लिख दिया है। 2022 में लॉन्च होगा। 2024 में आर्टेमिस मिशन लॉन्च करेगा नासा, जो कि चांद पर भेजेगा एक आदमी और एक महिला, 1 मेल एंड 1 फीमेल को भेजा जाएगा चांद पर आर्टेमिस मिशन के द्वारा 2024 में। ये नासा का मिशन है। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में कल की खबर आ रही है, तो यूपी में सीएम योगी जी ने बोला है कि रोड के किनारे कोई भी धार्मिक स्थान अलाउ नहीं किया जाएगा अगर उसका गठन 1 जनवरी 2011 के बाद हुआ है तो। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यूपी के अंदर रोड को एलोब्रेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है रोड स्ट्रक्चर को, तो रोड के किनारे बसे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटा दिया जाएगा, ये उनकी तरफ से बयान आया है। अब ऐसा करने के लिए उन्हें समय कितना दिया है? 6 महीने का समय दिया है। अगर 6 महीने नहीं होते तो यूपी सरकार खुद से उस स्ट्रक्चर को हटा देगी। रिलीजियस की बात आई है तो धार्मिक हमारे मौलिक अधिकार हम सभी को पता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें मिले हुए हैं। यूपी की बात करें तो यूपी की स्थापना 1950 में हुई थी। सब पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? यूपी के अंदर होता है, सभी को पता है। यूपी के अंदर एक लेक है, एक झील है जिसका नाम है कीथम झील। कीथम झील कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। ये हाल ही में रामसर साइट के अंदर ऐड की गई है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कीथम झील कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट हाल फिलहाल में नाम बदला गया है वाराणसी के अंदर। वाराणसी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर अब लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कर दिया गया है। लछूरा डैम मैंने पिछली करंट अफेयर की क्लास में बताया था, रिवाइज करने के लिए यहाँ पे दोबारा डाल दिया है। धासन नदी के ऊपर है। और रासिम बांध भी यूपी के अंदर है, बनगंगा नदी के ऊपर है। एक यूपी के अंदर मिशन भी चल रहा है, मिशन शक्ति अभियान, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रावधान आपके रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़े। इंडिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है, यानी बनकर तैयार हो गया है रामागुंडम। क्या नाम है? रामागुंडम जगह पर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, तेलंगाना के। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग तैरता हुआ प्लांट कहाँ पर है? तेलंगाना के रामागुंडम में है। ये कितनी बिजली बनाएगा? 100 मेगावाट की बिजली सूरज के जरिए ये बनाएगा। इसको बनाया किसने है? एनटीपीसी कंपनी ने बनाया है। एनटीपीसी कंपनी की नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। और ये महारत्न कंपनी के अंदर ऐड हुआ था 2010 में। महारत्न कंपनी है एनटीपीसी, 2010 में इसको घोषित कर दिया था। अब प्रश्न आता है कि महारत्न कंपनी कौन बनता है? जिस भी कंपनी का प्रॉफिट 3 सालों के अंदर 25,000 करोड़ के ऊपर होता है, उस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं। आगे बात करें, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, तो एक प्रोग्राम चल रहा है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये भारत और फ्रांस का मिला हुआ प्रोजेक्ट है। इन दोनों ने मीटिंग की थी 2015 में। वहाँ पर आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ये मीटिंग का नाम था COP21, COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। इसमें ये ऐलान किया गया था कि अलायंस बनाएंगे जो सोलर पावर के प्रोत्साहन करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। तो इंडिया और फ्रांस इसमें मेन लीडिंग में थे। स्टार्टिंग में बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसमें साथ जुड़ने का काम किया था, लेकिन वर्तमान में टोटल कितनी कंट्रीज़ ISA के अंदर हैं? 89 कंट्रीज़ इसके अंदर हैं। इसका जो एम है वो क्या है? 2022 तक 175 गीगावाट बिजली बनानी है हमें, जिसमें से 100 गीगावाट हमें सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर के थ्रू बनानी है। ये इस पार्टी का एम है, ISA का एम है। नेक्स्ट हम बात करें, तेलंगाना की बात है यहाँ पर आई थी, क्योंकि तेलंगाना में ये पावर प्लांट बनाया गया है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया है, भारत का पहला और वर्ल्ड का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क, यानी आपका शिकायत केंद्र जहाँ पर ट्रांसजेंडर जो है अपनी शिकायत लिखा सकते हैं, वो बनाया गया है। दूसरा, तेलंगाना में निज़ाम सागर है, ओस्मान सागर है और कालेश्वर प्रोजेक्ट भी है। तो कालेश्वर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगली बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर अलायंस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर अलायंस ट्री
ट्री है ये कहाँ पर है आपका, दुर्गापुर में है। दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। एक और चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा सोलर पार्क है जो फ्लोटिंग बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी सोलर पार्क बनाया जा रहा है जो तैरता हुआ है। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। और ये किस डैम के पानी के ऊपर बनाया जाएगा, ओमकारेश्वर डैम के ऊपर ये बनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। ये देखिए ये फ्लोटिंग आपका सोलर प्लांट है ये रामागुंडम के अंदर। अगली खबर पे आते हैं। तो नीति आयोग ने भैया लिस्ट अपनी सबमिट की है जिसमें उसने बोला है 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयूज कंपनी होती हैं वो कंपनी जिसमें मालिकाना हक गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो। जिस भी कंपनी में प्राइवेट और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप हो प्लस उस कंपनी पे ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट का हो तो वो पीएसयू कहलाती है। तो नीति आयोग ने, जो हमारा थिंक टैंक कहलाता है भारत का, जो नीतियाँ बनाता है देश के विकास के लिए, उसने 12 पीएसयू ऐसी नाम भेजे हैं जिसको वो प्राइवेटाइज करने जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो नीति आयोग की बात यहाँ पर की है। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। और जब नीति आयोग आपका बना था, कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। किसके बदले बनाया गया था, ये आपका प्लानिंग कमीशन को बदले बनाया गया था। तो प्लानिंग कमीशन आज़ादी से लेकर अब तक चली जा रही थी 1950 से, वहाँ से लेकर अब तक ये आ रही थी, उसको हटाकर अब नीति आयोग बना दी गई है 2015 से। और इसको जो पहले सीईओ थे वो कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर उनके पहले सीईओ थे। और नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो शुरू से लेकर जब तक ये बनी है और अभी तक नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट बात करें, नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट भी निकाली जाती है, एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको कहते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग निकालता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। और इस इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला है, कर्नाटक को। कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है इस इनोवेशन इंडेक्स में 2021 के अंदर। नेक्स्ट खबर पे आते हैं। पहली महिला क्रिकेटर जिसने 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं T20, ODI और टेस्ट तीनों में मिलाकर, उनका नाम है मिथाली राज। इनको उपनाम यानी इनका निक नेम है, वुमेन्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर सचिन कहा जाता है, यानी महिला क्रिकेट की सचिन इनको कहा जाता है। और ये ऐसा करने वाली वर्ल्ड की दूसरी खिलाड़ी हैं। पहले नंबर के खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 10,000 पूरे किए, चार्लोट एडवर्ड। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हम बात करें, 2019 में भी ये खबरों में रही थी मिथाली राज, क्योंकि इन्हें अपने क्रिकेट करियर के 20 साल पूरे कर चुकी थी। 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, 2015 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। हाल ही में एक और खबर आई थी आपकी परसों के अखबार में, हरमनप्रीत कौर जो हैं वो 5वीं ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने भारत की ओर से 100 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत कौर। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले करंट अफेयर के साथ कल। बाय बाय।